हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डू प्रैक्टिस। तो आज हम करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का हम मीनिंग, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है क्या, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कौन कौन से हैं, मतलब ऐसे कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो एक मैनेजर को गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं, जो एक मैनेजर को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। तो उन प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं आज। सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं वो 14 प्रिंसिपल्स हैं और वो किसने दिए हैं, वो हेनरी फ्योल ने दिए हैं। हेनरी फ्योल, ये हेनरी फ्योल की ही पिक है, आप देख सकते हैं। जो ये हेनरी फ्योल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, इनकी जलाई के कब इनका जन्म हुआ, कब इनकी डेथ हुई। तो ये है हेनरी फ्योल और इनका जन्म 1847 में हुआ था और 1925 में इनकी डेथ हो गई थी। हेनरी फ्योल हैं वो फ्रांस से हैं और उनका एज ए माइनिंग इंजीनियर उन्होंने काम किया हुआ है। हेनरी फ्योल को फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहा जाता है और हेनरी फ्योल को फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड थॉट भी कहा जाता है। हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल और 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो हमारे 5 फंक्शन है मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो ये 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट और 14 प्रिंसिपल्स, ये किसने दिया हुआ है, हेनरी फ्योल ने दिए हुए हैं। दूसरी बात, इस स्लाइड से आपका जो है एक एमसीक्यू क्वेश्चन भी बन सकता है, जैसे कि हु इज़ द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, एफडब्ल्यू टेलर, जो है फिलिप कोटलर या हेनरी फ्योल, तो एमसीक्यू में आ सकता है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, हेनरी फ्योल। और हु इज़ द फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड थॉट, तो कौन है वो, हेनरी फ्योल। तो ये आपका जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्योल ने दिया है और उनके बारे में छोटा सा हमने एक इंट्रोडक्शन दिया है। सेकेंड हम बात करते हैं कि वो प्रिंसिपल्स हैं कौन से। फर्स्ट हमारा प्रिंसिपल आता है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क मतलब कि काम को बांट के चलना, ठीक है। डिवीजन मीन्स बांटना, वर्क मीन्स काम, तो काम को बांटना। डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल क्या कहता है कि इसमें जो आपका वर्क है, जो आपका काम है, वो इंडिविजुअल के बीच में, वो ग्रुप्स के बीच में क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, ताकि किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी एम्प्लॉय का उस पर्टिकुलर टास्क पे या उस टास्क के पर्टिकुलर पोर्शन पे फोकस हो, उसी पे क्या वो प्रॉपर अटेंशन हो। अगर हम एग्जांपल लें, जैसे कि ये जो हमारी कपड़े की जो फैक्ट्री होती है, वहाँ पे क्या होता है, एक आदमी क्या करता है, सिर्फ कपड़ों को काटता है, ठीक है, और एक क्या करता है, जो थान के थान होते हैं उनको काटता है, एक उनकी सिलाई करता है, एक उनको प्रेस करता है। तो जो कपड़ों को काटता है उसको सिर्फ कपड़ों को काटने का काम दिया गया है कि आप उनको कट कीजिए। सेकेंड, जो उन कपड़ों को सिलता है उनको सिर्फ सिलने का काम दिया गया है। तो जो कपड़ा सिल रहा है उसका सिर्फ उसी टास्क पे क्या है, प्रॉपर फोकस है, उसी पे उसके एफर्ट लगे हुए हैं, उसका प्रॉपर फोकस किस पे है, कपड़े को सिलने पे। अब इससे बेनिफिट क्या होने वाला है, बेनिफिट ये होगा कि डिवीजन ऑफ वर्क से हम जो हमारा स्पेशलाइजेशन है, जो वो वर्कर, वो एम्प्लॉय अपने काम में क्या हो जाएगा, स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। स्पेशलाइज्ड मीन्स वो अपने काम में निपुण हो जाएगा, वो अपने काम को और जल्दी से और कम से कम वेस्ट के साथ काम करना स्टार्ट कर देगा। तो ये डिवीजन ऑफ वर्क। अगर हम वन वर्ड बात करें, वन वर्ड मतलब कि लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। डिवीजन ऑफ वर्क का बेनिफिट है कि और क्यों करते हैं इसको, ताकि किसी भी वर्कर को, किसी भी एम्प्लॉय को वो अपने काम में क्या हो सके, स्पेशलाइजेशन हो सके, वो अपने काम में स्पेशलाइज्ड हो सके। तो ये डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल कहता है कि काम को वर्कर्स के बीच में डिवाइड करो, ताकि उनका उसी टास्क के ऊपर प्रॉपर फोकस हो, अटेंशन हो और वो अपने काम में प्रॉपर स्पेशलाइज्ड हो। अगर वो अपने काम में स्पेशलाइज्ड होंगे तो उससे उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, उससे जो उनकी है, जो उनकी प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी और वो और बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल था हमारा डिवीजन ऑफ वर्क। सेकंड प्रिंसिपल आता है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। नाम से पता चल रहा है कि यूनिटी मीन्स एक और कमांड मीन्स कुछ ना कुछ कमांड देना, कुछ ना कुछ आदेश देना। यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है कि हमें कमांड एक जगह से ही मिलनी चाहिए। अगर हम सीधी लैंग्वेज में बोलें कि हमें कमांड एक जगह से ही मिलनी चाहिए।
अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं, यहाँ पे लिखा भी क्या हुआ है, एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपरवाइजर ओनली। एक एम्प्लॉय को केवल एक ही सुपरवाइजर से ऑर्डर मिलना चाहिए। ठीक है, ये होता है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। मान के चलो ये हमारा एक मैनेजर है और ये मैनेजर है, ठीक है, और ये हमारा एक एम्प्लॉय है, ये एक और मैनेजर है। अब ये हमारा एक ए एम्प्लॉय है, इस ए एम्प्लॉय को इस पी मैनेजर ने भी काम दे दिया, ठीक है, और ये जो हमारा एन मैनेजर था इसने भी इस ए एम्प्लॉय को काम दे दिया। तो यहाँ पे जो ए एम्प्लॉय है ये क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे कौन से वाले वर्कर का काम, कौन से वाले सुपरवाइजर का काम करना है, मैं पी का काम करूँ या फिर मैं एन का काम करूँ। और तो इससे क्या होगा, वो काम नहीं कर पाएगा और ना ही उसका एक काम में अटेंशन हो पाएगा। तो बेटर है कि एक वर्कर को सिर्फ एक ही सुपरवाइजर क्या दे, आदेश दे, एक ही सुपरवाइजर उसको ऑर्डर दे, ताकि वो जो वर्कर है, जो एम्प्लॉय है, वो अपना काम अच्छे से कंप्लीट कर सके, उसका प्रॉपर वहाँ पर अटेंशन हो सके। ठीक है, अगर उसको काफ़ी जगह से ऑर्डर मिलेंगे तो वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। बेस्ट क्या है कि वन बॉस फॉर वन एवरी इंडिविजुअल, भाई एक बॉस ही होना चाहिए हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय के लिए, एक एम्प्लॉय के लिए एक ही बॉस होना चाहिए। अगर किस ए को काम देना है तो सिर्फ जो पी हमारा है, पी सुपरवाइज़र वही काम देगा, या फिर सिर्फ जो हमारा एन सुपरवाइज़र है वही काम देगा। दोनों के दोनों सुपरवाइज़र एक एम्प्लॉय को काम नहीं देंगे। अगर एक काम देगा तो वो काम अपना अच्छे से प्रॉपर कर पाएगा। तो ये था हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। थर्ड हमारा प्रिंसिपल आता है, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, यहाँ पे अगर सिंपल सी बात है, डिसिप्लिन क्या होता है कि प्रॉपर रूल्स को फॉलो करना, रेगुलेशंस को फॉलो करना, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जो चाहती है, जिस तरीके से वो काम करना चाहती है उस तरीके से काम करना ही हमारा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। फॉर एग्जांपल अगर हम स्कूल की बात करें तो स्कूल में क्या है कि आपके जो रूल्स हैं, लाइक आपको जो है यूनिफॉर्म में आना है, आपको टाइमिंग पे आना है, आपको अपनी बुक्स लेके आनी है, होमवर्क कंप्लीट करना है, तो ये सब एक रूल्स है, रेगुलेशंस है जो हर एक स्टूडेंट को फॉलो करने चाहिए। सेम अगर हम बात करें एक हमारी जो बिजनेस है, हमारी जो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर भी क्या होते हैं, रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उनको प्रॉपर फॉलो करना चाहिए, वहाँ की टाइमिंग, वहाँ के रेगुलेशंस, वहाँ की पॉलिसीज़, तभी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो इफ़ेक्टिवली जो है काम कर पाएगी। अगर हमारे जो प्रॉपर हम रूल्स फॉलो करेंगे तभी हमारी जो संस्था है वो अच्छे से चल पाएगी, अदरवाइज वो अच्छे से चल नहीं पाएगी। अगर वन वर्ड बोलें तो फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस। डिसिप्लिन मतलब कि अच्छे से रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना, मतलब अपने सीनियर्स के, अपनी जो ऑर्गेनाइजेशनल रूल हैं उनके ओबीडेंट, उनके लिए उनको प्रॉपर फॉलो करना, जैसा कि हमारी संस्था, जैसे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन चाहती है वैसे ही अपने रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना। क्योंकि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को चलाने के लिए, चाहे वो स्कूल हो, वहाँ पर भी डिसिप्लिन रिक्वायर्ड है। अगर डिसिप्लिन ना हो तो सब बच्चे अपने अपने यूनिफॉर्म में आएंगे, अपनी अपनी ड्रेसेस में आएंगे, तो वो उससे एक प्रॉपर जो डिसिप्लिन है वो मेंटेन नहीं होगा। कोई काम होमवर्क करेगा, कोई नहीं करेगा। तो हर एक जगह, चाहे हम स्कूल्स की बात करें, घर की बात करें, होटल की बात करें, यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी, हॉस्पिटल, हर एक जगह आपका डिसिप्लिन रिक्वायर्ड है। जहाँ जैसा वो सीनियर्स चाहते हैं, जैसा जो हमारी बिजनेस है, जैसा हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है जो चाहती है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे सुपरवाइजर्स को, हमारे वर्कर्स को बिहेव करना चाहिए, ताकि काम में क्या हो, जो हमारा गोल है वो अचीव हो सके और काम अच्छे तरीके से चल सके। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो हमारा है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले हम बताते हैं कि अथॉरिटी मीनिंग क्या है और रिस्पॉन्सिबिलिटी मीनिंग क्या है। अथॉरिटी मीन्स, अथॉरिटी रेफर्स टू पावर टू टेक डिसीजन। अथॉरिटी क्या है कि किसी भी चीज़, किसी भी डिसीजन को लेने की पावर, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि जैसे एक टीचर के पास राइट होता है कि वो कोई भी डिसीजन ले सकता है अपने स्टूडेंट से रिलेटेड। और एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफर्स टू ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीन्स क्या है कि उस जॉब को कंप्लीट करने की जिम्मेवारी उसकी है, वो क्या हो गया हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो अथॉरिटी आपको समझ में आ गया। अथॉरिटी मतलब कि कुछ भी निर्णय लेने की शक्ति या कुछ भी डिसीजन लेने की आपकी पावर, कि आप किसी डिसीजन को खुद से ले सकते हो, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि उस काम को कंप्लीट करने की जिम्मेवारी आपकी है, जो आपकी जवाबदेही है वो आपकी है, आप ही उस चीज़ के लिए जवाब दोगे क्योंकि आपके ऊपर उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक।
ये तो हो गया सिंपल सी बात। अब बात करते हैं कि प्रिंसिपल कहता क्या है। ये प्रिंसिपल कहता है कि अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मान के चलो हमने किसी वर्कर को अथॉरिटी बहुत सारी दे दी कि आप ये भी डिसीजन ले सकते हो, आप खुद से मटेरियल लेके आ सकते हो, आप खुद से जो है अपना इन्वायरमेंट में कुछ रिक्वायर्ड, आपको फैन है या वाटर है, कुछ भी रिक्वायर्ड हो तो आप खुद से लेके आ सकते हो। हमने उसको अथॉरिटी बहुत सारी दे दी, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने उसको दी ही नहीं। तो उससे क्या होगा, जो उसका बिहेवियर वो क्या हो जाएगा, इरिस्पॉन्सिबल। मतलब वो किसी को जवाब देने के जवाब नहीं देगा, वो अच्छे से काम नहीं करेगा। ठीक है, तो कोई भी पर्सन, हम कहते भी हैं कि अगर हमने उसको बहुत सारी जो है पावर दे दी, बट उसके पास उसको कुछ जवाब दे ही नहीं दी कि आप कोई काम कंप्लीट करके मुझे रिपोर्ट करना है, तो वो अपने बिहेवियर को अच्छे से नहीं चला पाएगा। मतलब कि वो अपना काम ढंग से नहीं करे, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है तो वो अपनी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, तो वो कुछ भी परफॉर्म नहीं करेगा। उसका जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा इरिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। और अगर हमने किसी को सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ही दी है, अथॉरिटी दी ही नहीं, दैट मीन रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी, तो इससे क्या हो जाएगा, वो पर्सन क्या हो जाएगा, इनइफेक्टिव। इनइफेक्टिव मतलब कि वो काम ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब मान के चलो कि हमने उसको कह दिया कि आपको 1000 यूनिट आज के आज बना के देनी है। ठीक, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई, बट उसको ये कहते हैं कि ना तो आपको सामान मंगवाना है, ना आपको कुछ वर्कर्स रिक्वायर्ड हो, वो भी नहीं आप जो है लेके आ सकते। तो ना तो उसके पास कुछ अथॉरिटी, ना तो वो सामान मंगवा सकता, ना वो वर्कर्स लेके आ सकता, जो टूल रिक्वायर्ड है वो भी नहीं लेके आ सकता वो। तो उसके पास सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अथॉरिटी उसके पास है ही नहीं। तो वो पर्सन क्या हो जाएगा, इनइफेक्टिव, मीन्स वो काम नहीं कर पाएगा। अब देखो 1000 यूनिट उसको बनानी है, उसके पास कुछ पावर नहीं है कि वो कोई सामान भी लेके आ सकता है, कोई वर्कर भी लेके आ सकता है, तो वो काम ही कैसे करेगा। तो वो पर्सन क्या हो जाएगा, इनइफेक्टिव। इनइफेक्टिव मतलब कि वो काम नहीं कर पाएगा, उसके जो काम में इफेक्टिवनेस नहीं होगी, वो इफेक्टिव तरीके से काम नहीं कर पाएगा। अगर मैं आपको जनरल एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल एक क्लास के अंदर अगर हम बात करें, क्लास है और टीचर ने मॉनिटर जो बनाते हैं मॉनिटर, टीचर ने मॉनिटर को अथॉरिटी दे दी कि आपको जो है क्लास मैनेज करनी है, और आपको क्लास मैनेज करनी है। कोई बच्चा बोले तो आप उसको खड़ा कर दीजिए, लाइक नाम लिख दीजिए, इस टाइप से नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, तो उसको अथॉरिटी मिल गई कि कोई बच्चा खड़ा बोलेगा या फिर बाहर जाएगा तो उसका नाम लिख दिया जाएगा, उसको या फिर पनिश कर दिया जाएगा, उसके पास अथॉरिटी है। ठीक है, और हमने उसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पर हमने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है कि भाई आपको इस क्लास से आवाज़ नहीं आनी चाहिए, या फिर कोई जो है मिसबिहेव नहीं होना चाहिए। तो इससे वो मॉनिटर के पास अथॉरिटी भी और उस मॉनिटर के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो अच्छे से काम कर पाए, क्योंकि उसको पता है कि मैं पनिश भी कर सकता हूँ, प्लस मेरे को जवाबदेही भी देनी है टीचर को कि मैं क्लास से आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अगर हम बात करें कि हमने मॉनिटर को बोल दिया कि आप जो है सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्लास से आवाज़ नहीं आनी चाहिए, क्लास में कोई मिसबिहेव नहीं होना चाहिए, बट हमने उसको ये कहा कि ना तो आप किसी का नाम लिखोगे, ना आप किसी को पनिश कर सकते, तो क्या वो क्लास चुप बैठेगी? या अगर हम बात करें क्या वो मॉनिटर अच्छे से काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास अथॉरिटी नहीं है, उसके पास सिर्फ क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो अगर सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगे, अथॉरिटीज़ नहीं होंगी, तो वो पर्सन क्या हो जाएगा, इनइफेक्टिव हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि सिर्फ हमने मॉनिटर को बोल दिया कि आपको सिर्फ जो है पावर है आपके पास कि आप किसी बच्चे को नाम लिख दो, किसी बच्चे को पनिश कर सकते हो, और कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने उसको नहीं दी, तो इससे जो मॉनिटर है वो इरिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, उसका जो बिहेवियर है वो मिसबिहेव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल क्या कहता है कि दे मस्ट गो हैंड इन हैंड, दोनों एक साथ चलने चाहिए, और दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, बैलेंस। ना तो अथॉरिटी ज़्यादा होनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी से, और ना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए अथॉरिटी से। दोनों क्या होने चाहिए, एक साथ होने चाहिए, हमेशा क्या होने चाहिए, दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। दैट मीन अथॉरिटी किसके इक्वल हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी के। ऐसा ना हो कि ना तो अथॉरिटी ज़्यादा है और ना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, तब भी वो चीज़ क्या होगी, अच्छे से काम कर पाएगी। तो आई होप आपको ये जो चारों प्रिंसिपल का कंसेप्ट समझ में आया होगा। कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत है आपको लास्ट वीडियोस में, इस चैप्टर की लास्ट चैप्टर की वीडियोस में कोई दिक्कत है, या इस चैप्टर के अभी तक जो हमने कंसेप्ट क्लियर किए वहाँ कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए है, और आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज इस वीडियो की PDF हम आपको
टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर देंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड से, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।